सधी हुई है इनकी राजनीति, 400 पार की है रणनीति। बापू की धरती पर क्या होगी कार्यनीति? इन्हीं सवालों का जवाब आज जानेंगे खुद पोरबंदर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी से। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन। जी नमस्ते। सर, महात्मा गांधी जी की धरती से आप चुनाव लड़ रहे हैं पोरबंदर से, तो सबसे पहले तो यही कि क्या भाव है और क्या समर्पण है इस सीट के लिए, इस धरती के लिए और यहाँ के लोगों के लिए? मैं जब पोरबंदर चुनाव लड़ने के लिए आया, मुझे तो कल्पना नहीं थी कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन गांधी जी के साथ, उसके विचार के साथ और गांधीयन फिलॉसफी के साथ मेरा अटैचमेंट है। और मैंने गांधी 150 के अवसर पर जो महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन का अंतिम और उत्तम समाज को, सोसाइटी को कोई प्रदान है तो बेसिक एजुकेशन है, और उस विचार से चलने वाली कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जोड़ते हुए मैंने 150 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। मैं इसलिए ये पदयात्रा करी थी कि गांधीयन विचार ये जमाने में भी, ये समय में भी इतना उचित था, उतना ही उचित आज है, उतना ही उचित कल भी रहेगा। आज आप देखो, मोदी जी गांधी जी से प्रेरणा लेके, गांधी जी स्वच्छता के आग्रही थे, मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया। गांधी जी स्वावलंबन के आग्रही थे, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत कहा। तो कई ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गांधीयन थॉट बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम है, उससे ज़्यादातर तत्व उसमें से लिया गया है। तो गांधी विचार, गांधी जी से मैं विचार से जुड़ा था। अभी उसकी धरती का, उसके जन्मस्थली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिलेगा, मैं कर्म से भी इस धरती के साथ जुड़ जाऊंगा। अगर कर्म की बात हो तो आपका कार्यक्षेत्र जो है वो भावनगर रहा है, तो बतौर सांसद भावनगर की जनता भी चाहती होगी कि आप उन्हें मिले, तो उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई हैं। भावनगर की जनता ने भी, हमारा सभी कार्यकर्ता ने भी आग्रह करा था, जनता भी मुझे कहती थी कि आप भावनगर लड़ो तो अच्छा। तो पार्टी ने मुझे भावनगर की जगह से पोरबंदर लड़ने का आदेश दिया। तो जहां पार्टी ने मुझे कहा वहां चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन मेरा दायित्व तो भावनगर के प्रति भी रहेगा, पोरबंदर के प्रति भी रहेगा, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सारे राज्य में एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे से जितना हो सकेंगे इतना मैं करूँगा। सर, 400 पार का नारा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री हर मंच पर, हर जनसभा में 400 पार की बात करते हैं। तो क्या ये 400 पार प्रधानमंत्री के चेहरे पर अचीव करने का टारगेट है? क्या रणनीति है इसके पीछे? स्वाभाविक है, मोदी एक ऐसा लीडर है जिन्होंने जनता का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करा है। आज मैं जब मेरा कैंपेन करता हूँ तो मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि मुफ्त अनाज योजना के लाभार्थी कौन, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी कौन, और जिसको मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी कौन, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कौन। जब मैं ये बोलता हूँ तो ज़्यादातर वहाँ बैठने वाले 80% लोग उसका कोई न कोई भारत सरकार की योजना का लाभार्थी है। तो सभी के जीवन में बदलाव हुआ है और ये बदलाव महसूस हो रहा है। उससे मैं कहूँगा कि चुनाव मोदी जी के लिए देश की जनता लड़ रही है। उसकी योजना से लाभान्वित होके जिसके जीवन में बदलाव हुआ है, ये लोग आज निकल पड़े हैं। इसलिए जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, ये नारा चरितार्थ होगा और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, अगर मांडविया साहब की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें प्रधानमंत्री के संकट मोचन के रूप में भी जो है वो जाना जाता है कि ये पीएम के संकट मोचक हैं। तो ये आपको कहा जाता है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक भावपूर्ण संदेश भी आपके नाम लिखा गया, एक चिट्ठी लिखी गई, तो आपने भी उसका जवाब दिया। ये कितना अपने आप में गौरवान्वित करता है जब इस तरह से आपके पास एक प्रेरणा स्रोत है? स्वाभाविक है, मोदी जी जैसे एक दृष्टा लीडरशिप हमें मिली है। वो हम जब मंत्री के रूप में काम करते हैं
तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा लीडर की क्लैरिटी होती है, ये करना है, इतना करना है, ये नहीं करना है। उनकी क्लैरिटी होने से हमें काम करने का हौसला भी बढ़ता है और हम निश्चित तौर पर अपेक्षित आउटपुट दे सकते हैं। यही मोदी जी का नेतृत्व की विशेषता है। मैं इतना कहूँगा कि एक मोदी जी एक बहुत बड़े वर्ड के रूप में है, उसके नीचे बैठने वाले सभी लोगों को शीतलता मिलती है। अच्छा, लिखने से याद आया कि प्रधानमंत्री अब मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस लिखित में दे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी, तो क्या लगता है कि ये कितना कारगर रहेगा? उसमें ऐसा है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति वो कायम रही है। समाज को ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय में बांट के वो राजनीति करती है, और चुनाव आता है तो अनाप शनाप वायदा करते हैं, और चुनाव पूरा हो जाता है तो बाद में ये वायदे को भूल जाते हैं। ये उसका नेचर है। इसलिए मोदी जी ने सही कहा है कि यही कांग्रेस की रीति नीति होने से वो कभी लिख के नहीं देगी, कभी अपना कमिटमेंट को पालेगी नहीं। यही उसका नेचर है। जब पीएम जो कह रहे हैं कि ये सब मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि एक धर्म विशेष का जब जिक्र मंच से होता है, वो भी पीएम की जुबानी, तो ये आने वाले समय में माहौल को बिगाड़ सकता है? उसमें जो प्रधानमंत्री जी को दिखाई दिया होगा वो उन्होंने बोला होगा, उसमें कोई माहौल बिगाड़ने का सवाल नहीं है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले जब हमने 2 चरणों के चुनाव देखे हैं, वोटिंग हुई है, तो वोट फ़ीसदी जो है वो कम हो रहा है, और विपक्ष का ये कहना है कि ये कम वोट फ़ीसद सरकार के खिलाफ आक्रोश है। और ये भी अब जो है वो देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं रणनीति जो है वो मंच से जनसभाओं में बदलती हुई नज़र आती है। इससे पहले अपनी योजनाओं को गिनवाया जा रहा था, लेकिन अब विपक्ष को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये रणनीति में बदलाव है, या अटैकिंग मोड पर अब प्रधानमंत्री हैं? हमारी रणनीति पहले से ही विकास की राजनीति की है, आज भी है और कल हो ही रहेगी। मोदी जी ने कभी ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय में सोसाइटी को बांट के कैंपेन नहीं करा है, जो भूतकाल में कांग्रेस करती थी। इसलिए हमारी रणनीति पिछले 10 साल में जो काम हुआ है, वो काम ही हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और उसका ही रिजल्ट आप 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब आप देख पाओगे। तो क्या ये जो कम वोट फ़ीसद है, ये किसी निराशा का नतीजा है? कोई स्टेट में ज़्यादा होता है वोटिंग, कोई स्टेट में कम होता है। अभी समर की सीज़न है तो उसके भी छोटी मोटी इफ़ेक्ट आती है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे फेवर में नहीं है। तो रिजल्ट आएंगे तब आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस जाएगी। मैं देख रही हूँ आप लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अभी भी एक जनसभा से होकर आए हैं, एक रोड शो करके आए हैं। तो पदयात्राओं का जो सिलसिला है वो शुरुआत से आपके करियर के साथ जुड़ा है, और प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र भी किया कि 2004 की वो पदयात्रा जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए। क्या वो सिलसिला अब भी कायम है, और कैसा रिस्पॉन्स मिलता है जब लोगों के बीच में जाते हैं? विपक्ष पर लोगों की क्या राय है, सरकार पर क्या राय है? उसमें मैंने कैंपेन का तरीका बदल दिया है। आपने देखा होगा, मैं कोई भी गांव में जाता हूँ तो एंट्री पॉइंट में मैं नीचे उतर जाता हूँ गाड़ी से। वहाँ भारत सरकार की योजना के लाभार्थी लोग और जनता एक लाइन में खड़ी होती है। मैं सभी को व्यक्तिगत मिलता हूँ, परिचय करते करते आगे बढ़ता हूँ। और जब गांव में राम जी मंदिर होता है वहाँ दर्शन करता हूँ। कोई चेयर नहीं लगाता हूँ, कोई पंडाल नहीं डालता हूँ, और एक वृक्ष कोई जगह पे मिल जाता है तो उसके नीचे हैंडसेट से लोग जो इकट्ठे हुए हैं उसको संबोधित कर देता हूँ। तो ये पद्धति से जब मैं कैंपेन करता हूँ तो मुझे लोगों का 1-to-1 मिलना होता है। लोग मुझे 1-to-1 बात भी कर लेते हैं। तो उसमें कई लोग बोल देते हैं कि साहब मोदी जी को धन्यवाद कहना, मुझे मेरे घर में आयुष्मान भारत का कार्ड होने से मुफ्त इलाज हो गया। कोई कहता है कि मुझे मुफ्त अनाज मिल रहा है, कोई कहता है कि मुझे मकान मिल गया। ऐसे कई लाभार्थी अपनी बात कहते हैं। तो हमें संतोष होता है कि लोग की जीवन में कैसे बदलाव हुआ, लोगों की सुविधा कैसे हो रही है। तो ये सब देखते हैं तो जनता से सीधा जुड़ने से मुझे अवसर मिलता है, तो उससे मुझे खुशी होती है।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अगर बात करूं, क्योंकि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अभी भी डॉक्टर्स की एक कमी वहां पर खलती है। इसके लिए क्या योजना है, आगे क्या योजना है, 2024 का क्या रोड मैप है? उसमें देखो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और वहाँ उसको डॉक्टर मिले और वो डॉक्टर रख सके, उसके लिए हमने नेशनल हेल्थ मिशन से भी हम पैसा देते हैं कि आप वॉक इन इंटरव्यू करो, कोई भी डॉक्टर मिले उसको लगा दो और उसकी सैलरी का 60% पैसा भारत सरकार की ओर से हम उसको देते हैं ताकि वो तुरंत ही डॉक्टर लगा सके। एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर होना भी आवश्यक है। तो पहले तो डॉक्टर ही नहीं था, अभी हमने एमबीबीएस की सीट डबल कर दिया, हमने पीजी की सीट डबल कर दिया। तो हमने पीजी की एमबीबीएस की सीट डबल करने से आने वाले दिनों में डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। तो डॉक्टर उपलब्ध होंगे और उसको सैलरी की व्यवस्था करेंगे सरकार की ओर से अच्छी तरह से जो आज की है, उससे आने वाले दिनों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो डॉक्टर की समस्या है वो नहीं रहेगी। तो इसे अभी भी आपने सुनिश्चित करने की कोशिश की इस कार्यकाल के दौरान? यस, इस कार्यकाल के दरमियान ही हमने डिसीजन लिया कि देश में जितना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ ये लोग आयुष्य डॉक्टर, जो उसको एमबीबीएस डॉक्टर ना मिले तो आयुष्य डॉक्टर को भी वो ले सकते हैं और वहाँ ड्यूटी दे सकते हैं और उसके लिए भी 60% सैलरी भारत सरकार की ओर से बियर की जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था की भी है, तो प्राइमरी लेवल पर चल जाता है। अगर पोरबंदर की बात करूं मैं, तो पोरबंदर में ये कहा जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं से जब बात होती है या बीजेपी के तमाम नेताओं से बात होती है, वो कह रहे हैं पोरबंदर में अब मसला जीत या हार का नहीं है, अब मसला और सवाल वहां पर मार्जिन का है कि कितने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की जाएगी। तो इतना आत्मविश्वास या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? ये आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास इसलिए है, मेरा कार्यकर्ता का आत्मविश्वास तो है ही, मेरा भी आत्मविश्वास है क्योंकि हम नीचे गए हैं ना। तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है तो जनता का फेस को रीड कर सकते हैं हम, उसका मूड देख सकते हैं। तो लगता है कि जनता ने तय कर लिया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता बीजेपी को वोट करेगी और 5 लाख से अधिक मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी पोरबंदर सीट जीतेगी। और पोरबंदर से जो अर्जुन मोढवाडिया हैं, वो हाल फिलहाल में बीजेपी के मेंबर बन गए हैं और यूँ तो कांग्रेस से विधायक थे, पर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये बदलाव, या फिर मैं यूँ कहूँ कि बीजेपी को क्या ज़रूरत थी उन्हें पार्टी में लेने की और ये तमाम समीकरण बिठाने की? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अर्जुन मोढवाडिया आपके लिए भी और पोरबंदर में बीजेपी की जीत के लिए एक बड़ी वैक्सीन के तौर पर सामने आए हैं। अर्जुन भाई बीजेपी में आए हैं, हमारा परिवार हम हमेशा बड़े बड़े करते रहते हैं। वो कोई पार्टी से बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं, बीजेपी के कार्य, रीति नीति, प्रणाली वो अपना लेते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो अर्जुन भाई एक लीडर के रूप में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। मैंने देखा वो एकदम पार्टी के, उसकी कार्यकर्ता की टीम, वो स्वयं पार्टी से बहुत प्रभावित है और वो कहते हैं कि ऐसी रीति नीति, कार्य पद्धति तो हमारे यहाँ कांग्रेस में कभी नहीं थी। पर ये चुनाव से पहले टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टाइमिंग इतनी गजब की कैसे हो सकती है? क्योंकि ललित वसोवा की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। स्वाभाविक है क्योंकि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। एक क्षेत्र में एक अर्जुन भाई ही लीडर जैसे यहाँ दिखते थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया, तो उसमें कमी कांग्रेस की है। क्यों उनके कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं कांग्रेस? लेकिन बीजेपी ले रही है, बीजेपी को ज़रूरत है, कोई चेहरा नहीं आगे दिख रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें अभी से, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जैसे ही वाइंड अप होंगे, आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी है, तो ये कहा जा रहा है कि विधानसभा की सीट पहले ही उनको वादा कर दिया गया है कि यहीं से वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। देखो, अभी तो 1 साल हुआ असेंबली इलेक्शन का, तो ये तो 4 साल की बात है। दूसरा इलेक्शन तो 4 साल के बाद आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई हमारे परिवार में आता है और हमारा परिवार बढ़ाता है तो हर कोई चाहेंगे परिवार बढ़ाए।
तो परिवार की आपने बात की, परिवार का किस तरह से सहयोग रहता है साथ में? क्योंकि अब पूरे देश को क्योंकि एक परिवार के तौर पे और लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये पहली मर्तबा है कि आप लोकसभा से प्रत्याशी हैं। इससे पहले राज्यसभा में एक बड़ा करियर आपका पॉलिटिकल रहा है, बतौर विधायक आपने सर्व किया है अपनी जनता को। लेकिन अब लोकसभा का ये एक्सपीरियंस और उसके साथ परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहता है? स्वाभाविक तौर पर परिवार के सपोर्ट के बिना कोई भी लीडर को आगे बढ़ना मुश्किल होता है। मेरा सारा परिवार मेरी पॉलिटिकल करियर से ही मेरे साथ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, ये तो मैं सब विधायक होने के बाद मेरा परिवार आगे बढ़ा है। मेरे सारे भाई, सब लोग ये चुनाव में भी सब मुझे मदद कर रहे हैं। उनके बाद बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं, तो समय भी हम घर को कम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो घर भी संभालते हैं, बच्चे होते हैं उसको पालना होता है, पढ़ाना होता है, वो भी मेरी वाइफ अच्छी तरह से करती है। तो मेरा बेटा इंजीनियर हो गया है, बेटी डॉक्टर हो गई है, दोनों बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो मेरा परिवार में 4 भाई है, सभी भाई के परिवार के लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, तो सब लोग अलग 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 जिम्मेवारी निर्वहन करते हैं। तो मेरी तो कोई फैमिली के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है, फैमिली मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। तो बच्चों की नहीं रुचि कभी लगी कि पॉलिटिक्स की तरफ आना है, जब देखते हैं कि पिताजी दिन रात मीडिया से घिरे रहते हैं, एक चकाचौंध की लाइफ भी है, हालांकि जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो स्टारडम आता है, तो कभी बच्चों का उस प्रति रुझान नहीं देखने को मिला? बच्चों को वो अपना काम करते हैं पढ़ाई पूरी करके, वो कभी पॉलिटिक्स में, पापा को इलेक्शन विलेक्शन है तो मदद करते हैं, बाकी उसको इलेक्शन चुनाव में तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि भी नहीं है। तो अभी क्या पोरबंदर में नजर आने वाला है? क्योंकि 7 तारीख को चुनाव है पोरबंदर में, उससे पहले लगता है कि परिवार के मेंबर्स रैली करते हुए दिखेंगे आपके साथ? सब परिवार के मेंबर 1 महीने से मेरे साथ में ही है और यहाँ ही है। जी, तो कैसा अनुभव है परिवार को साथ लेके चल रहे हैं? सब लोग साथ में मदद करते हैं, कोई ना कोई जगह पे जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग काम करते हैं उसके साथ कैंपेन में जाते हैं, उसको जो भी सपोर्ट की आवश्यकता हो सपोर्ट करते हैं। चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, फैमिली नहीं लड़ती है। फैमिली को कार्यकर्ता बताते हैं कि ये काम करो, तो वो ये काम करते हैं। अच्छा, गुजरात में एक तो गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरा इलेक्शंस का, क्योंकि 7 तारीख को गुजरात की तमाम सीटों पर जो है वो 25 सीटें हैं, 26वीं पर निर्विरोध जो है वो कैंडिडेट जीत गए हैं, तो 25 की 25 सीटों पर एक ही चरण में 7 तारीख को चुनाव जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। 2019 में एक बड़ा लक्ष्य था, वो हासिल कर लिया गया। क्या इस बार भी जो है वो पूरा हर सीट पर बीजेपी जो है वो, क्योंकि पिक्चर क्लियर होने की बात जो है वो की जा रही है, तो लगता है कि इस बार क्या टारगेट के साथ बीजेपी चल रही, कितनी सीटें गुजरात से? इस बार 2014 में 26 में से 26 सीट आई थी, 2019 में 26 में से 26 सीट आई थी। इस बार एक सीट निर्विरोध हो गई है तो 25 बची। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि 25 में से 25 सीट बीजेपी 5 लाख से अधिक वोटों की मार्जिन से जीतेगी और मोदी जी को 26 सीट गुजरात की ओर से देंगे। स्वाभाविक है, और ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी 26 में से 26 सीट सेंटर को देंगे। यूँ तो पीएम ने पूरे देश को अपना परिवार बताया है, लेकिन अगर गृह राज्य की बात करें तो उसके प्रति लगाव जो है वो अलग ही होता है, अनूठा होता है, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से गुजरात के बारे में बात होती है, तो किस तरह की उत्तेजना होती है, किस तरीके के हाव भाव होते हैं, कैसी एक्साइटमेंट होती है और कैसी चिंता होती है? देखो, प्रधानमंत्री जी और अमित भाई गृह मंत्री जी दोनों ने गुजरात की राजनीति में सालों तक काम करा है। प्रधानमंत्री जी 14 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उसके पहले वो 7-8 साल गुजरात के संगठन मंत्री रहे। तो ये कार्यकाल से वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ की बारीकाइयों को जानते हैं, कार्यकर्ता को जानते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो तुरंत ही कोई भी कार्यकर्ता मिला तो नाम से बोलते हैं, कोई कार्यकर्ता मिला तो उसके तेरा पापा क्या कर रहा है, पापा मिला तो उसके बेटे के बारे में पूछ लेते हैं, उसकी पत्नी के बारे में पूछ लेते हैं। उसको परिचय भी है, संपर्क भी है और चप्पे चप्पे से उसका लोगों के साथ जुड़ाव है। तो स्वाभाविक तौर पर वो गुजरात आते हैं
गुजरात के लोगों को मिलते हैं। लोगों को भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। गुजरात से आप तमाम सीटें प्रधानमंत्री को एक तोहफा देने की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष की नाराजगी को लेकर कुछ कहेंगे? किसी की भी नाराज़गी का विषय इसलिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो टिकट मांग सकते हैं। वो टिकट मांगे, टिकट मिली नहीं मिली, सभी पॉलिटिकल पार्टी बात करती है कि एक बार टिकट हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ने लगते हैं। तो सभी कार्यकर्ता सारे राज्य में बस मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, एक ही मंत्र के साथ काम में लगे हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 लाख के से अधिक वोटों की लीड से हम 25 में से 25 सीट जीतेंगे। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अमृता गर्ग, गुजरात।